When you are registering on the app, it will ask you for your name, age. Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll solve all your queries related to COVID-19, what all precautions you need to take. It's a phone-in program, so you can give us a call on the numbers that will be flashed in some time. Prime Minister Narendra Modi also interacted with Chief Ministers of 10 states and highlighted about the measures and efforts put forth by the government. We'll hear the entire speech. An eminent panel of guests will be with us, and you can also ask your questions on social media, that is Twitter and Facebook. I'm Abhishek Mahajan and with me is my colleague Tejinder. शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि अभिषेक ने बताया कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है कोविड-19 को लेकर या उससे संबंधित किसी भी रोग को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर्स का एक पैनल होगा, उन डॉक्टर्स के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप सीधे उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, नीचे हमारी स्क्रीन के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और उम्मीद रहेगी कि डॉक्टर से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हम आपको बता दें कि आज कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर कंवर सेन, एडीजी एंड एचओडी ईएनटी आरएमएल हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स दिल्ली से, और डॉक्टर गोपाल कृष्ण बोहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स जोधपुर से। आप तीनों का हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं आज की अहम खबर की भी। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में इन सभी राज्यों में कोरोना के ताजा हालात और तैयारियों पर विस्तार से बातचीत हुई। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के 80% से अधिक नए केस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद, आइए देखते हैं। आप सभी से बात करके जमीनी वस्तुस्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है, और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही है। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं। और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है
उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया है। अभी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बात हिंदुस्तान के नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले, तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में
जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है। आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। आप जरूर बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी लिए चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है सावन, भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने 10 राज्यों के नुमाइंदों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक बैठक की कोरोना से संबंधित, और इस दौरान उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बहुत सी अहम बातें की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि 1% से भी नीचे जो मृत्यु दर है उसको लेकर आया जाए, और खास बात उन्होंने जोर दिया अभिषेक कि 72 घंटे के अंदर अगर किसी की पहचान होती है कोरोना पॉजिटिव तो उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस किया जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ गए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री की इन बातों में अहम टेकअवेज क्या रहे? बिल्कुल बहुत अहम और खास तौर से क्योंकि ये 10 राज्य हैं जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया तेजिंदर, 80% देश के मामले इन 10 राज्यों से आते हैं। तो इन 10 राज्यों में अगर कोरोना संकट पे विजय मिलती है तो इसका मतलब है कि देश भी एक तरह से विजयी होकर निकलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश था, लेकिन उन्होंने इसका मंत्र भी दिया। क्या मंत्र हो सकता है? तो सबसे पहला उन्होंने मंत्र ये दिया कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर शुरुआती 72 घंटे में संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान हो जाए या उनके साथ जो कांटेक्ट में है उनकी ट्रेसिंग हो जाए और उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी जाए तो बहुत प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश मंत्र राज्यों को प्रधानमंत्री ने दिया है। उसके लिए उन्होंने जो टेस्टिंग कैपेसिटी, ट्रेसिंग की कैपेसिटी वो बढ़ाने की अपील की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो मृत्यु दर है, हमको पता है कि हमारा मृत्यु दर आज ही घट के 2% के भी नीचे चला गया है। एक तरह से लगातार मृत्यु दर घटता जा रहा है और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के चलते और पहले से ज्यादा बेहतर टेस्टिंग और ट्रेसिंग ट्रीटमेंट की सुविधाओं के चलते ये हो पाया है। तो इसको प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य रखा है कि 1% के नीचे लाया जाए। इसके लिए जो भी उपाय किए जाने की जरूरत है वो तमाम उपाय किए जाए। तीसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, खासतौर से 5 राज्यों के बारे में, बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। ये ऐसे स्टेट है जहां टेस्टिंग कम है लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। कम टेस्टिंग में भी ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इन राज्यों को खासतौर से टेस्टिंग को और भी रैंप अप करने की जरूरत है और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश इन 5 राज्यों के लिए का था। चौथी एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने ये कही कि जो कोरोना संकट से मुकाबला है उसमें कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस। और उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि खासतौर से जो कंटेनमेंट जोन है उसको अगर हम पूरी तरह से अलग करके रखते हैं तो एक हमारी लड़ाई में ये प्रभावी हथियार, अहम हथियार बन सकता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया खासतौर से दिल्ली का और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर से एनसीआर का, जो हम जानते हैं कि जून की शुरुआती हफ्ते में कैसी स्थिति आई थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जुलाई के अंत तक 6 लाख मामले हो सकते हैं। लेकिन एक प्रभावी इंटरवेंशन केंद्र की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री के सलाह पर गृह मंत्री अमित शाह ने नेतृत्व संभाला और हमने देखा कि बहुत बेहतर स्थितियां बनी। अब हॉस्पिटल में यहाँ बेड्स खाली हैं और प्रभावी तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 90% से ज्यादा रिकवरी रेट दिल्ली में हो गया। तो इसका उदाहरण जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अपनाए जाने की जरूरत है और हौसला भी बढ़ाया प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह की मुश्किल चुनौतियों से पार पा सकते हैं दिल्ली जैसी जगहों पर, तो देश के किसी भी हिस्से में इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो। और निश्चित तौर पर जो एक हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य क्षेत्र पर है उसकी भी उन्होंने बात की। और खासतौर से ये एक सीजन जो अभी बरसात से लेकर दिवाली का सीजन है, तो एक तरह से अन्य बीमारियां भी फैलती है, तो उसको लेकर भी राज्यों को उन्होंने सचेत किया है। Right, Sudhakar, and you also mentioned that we are working as a team in a battle against COVID-19. And Sudhakar, you also mentioned that the Arogya Setu app is also very, very important. Thank you, Sudhakar. Thanks for giving us those inputs. Right, so if we go back to our Dr. Speak program, Dr. Kanwar Sen, who is ADG and HOD ENT RML Hospital, is with us. Dr. Piyush Ranjan, Department of Medicine, AIIMS Delhi, he has also joined us, and Dr. Gopal Krishna Bohra is also with us, who is Associate Professor, Department of Medicine. Dr. Kanwar Sen, if I can come to you first. Few takeaways of the PM speech. Very important that he mentioned that first 72 hours are very, very important, and most of the cases are from the 10 states. And he also said that containment, contact tracing and surveillance key to win this war. Yes, it's our Honorable Prime Minister very rightly said,
as soon as we recognize the infected person in particular place, and around that all the person who had been in contact with that particular area should be traced within 48 to 72 hours. Because now the testing should be done, whether it is the antigen test or whether it is RT-PCR test, both tests are available. If the antigen test is positive, then one can go for the RT-PCR test for the further confirmation. And if it is negative, then we can keep a close watch on the symptoms of that particular patient. The symptoms are there, like fever is there, like chest pain is there, like cough is there, like pain in throat is there. Also, the atypical symptoms are now started coming of the जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन, इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए या इसको समझा जाए कि शुरुआत में लॉकडाउन के समय में सरकार ने ये कोशिश की कि जो भी जरूरत की चीजें हैं, हॉस्पिटल हैं या उससे संबंधित चीजें हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको और ज्यादा बढ़ाया जाए। और अब सरकार बात कर रही है, जब मृत्यु दर काफी कम हो गया है और रिकवरी रेट काफी बढ़ गया है, तो माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रही है। और अब ये माइक्रो मैनेजमेंट काफी अहम रहने वाला है। जी देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को एक जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि अगर ट्रू नेट टेस्ट पॉजिटिव रहता है या टीवी नेट टेस्ट पॉजिटिव रहता है तो फिर से रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी 100% होती है आरटीपीसीआर की तुलना में। यह बातचीत बीच में ये कट गई थी, इसलिए ये बताना जरूरी था ताकि कोई गलत संदेश ना चला जाए। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं, हम सभी लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया एक समस्या के रूप में। अब एक्ट और एडॉप्ट करने की और एडेप्ट करने की जरूरत है। तो माइक्रो मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे स्टिग्मेटाइज ना करें कि अमुक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, अब सभी लोग उसके प्रति कोई स्टिग्मा की बात ना रखें, ताकि वो व्यक्ति अपने आप को कंटेन करके और अपना सही समय पर सही इलाज करा सके और खुद में इस बीमारी को न छुपाए। तो ताकि यह बीमारी 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 16, 16 गुना 32 इस तरीके से वो आगे ना फैले। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट की जब आपने बात की तो कंटेन करने की जरूरत है। अगर कोई छोटा पॉकेट होता है तो उस जगह से लोग यह वायरल इन्फेक्शन दूसरे जगह पे ना फैले, ऐसा आवश्यक है। इसके लिए जो रोगी है उसकी तुरंत आप जांच करें और जांच करने के बाद तुरंत इलाज करें। तो जो कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्हें की यह आज इन्फेक्शन है या भविष्य में इन्फेक्शन होने का खतरा है, हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि उनका समुचित इलाज होगा और किसी भी तरह से उन्हें स्टिग्मेटाइज नहीं करें। तो यह मूल भावना प्रधानमंत्री जी की भी है और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे कि हमें अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है आने वाले कुछ सप्ताह और महीने। Yeah, we'll continue our discussion on it. We have a caller with us. Shreya is calling from Solampur ji. नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरा ये सवाल है, 2 सवाल है मेरे। पहला ये सवाल है कि बाहर से लाई हुई चीजें जैसे फल सब्जी आदि चीजें और ऐसी चीजें भी जिन्हें धो नहीं सकते, इन चीजों को 3-4 घंटे घर से बाहर रखना जरूरी है क्या? मतलब ये मेरा सवाल ये है कि वस्तुओं से कोरोना फैलता है क्या? और दूसरा सवाल ये है कि बाहर के व्यक्ति से अगर हम कहीं मिलकर आ गए, लेकिन मैंने मास्क पहना है, हमने मास्क पहना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने मास्क नहीं पहना होता, तो फिर हमें ये मतलब क्वेश्चन आ जाता है ना घर में कि घर में आने से पहले नहाना जरूरी है क्या? ये 2 सवाल है मेरे। थैंक यू जी। डॉक्टर मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें अभी रिसेंटली सीडीसी की एक गाइडलाइन आई है जिसमें कि सरफेस के द्वारा जो कॉन्टेक्ट जो होता है उसके द्वारा जो वायरस के फैलने की जो बात हम शुरुआती दौर में कह रहे थे, वो अब ये पाया गया है कि वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहा है। तो पहले जितना हम लोग पैनिक होते थे, जितना हम लोग मैनिक होते थे कि बाहर से लाई हुई चीज को ये 2 घंटे 4 घंटे या 1-2 दिन तक बाहर रखें, तो अब उतनी ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बाहर से जब आते हैं अपने हाथ पैर को धो लें, जब हाथ धोएं तो यह जरूरी है कि साबुन से कम आप 40 सेकेंड तक धोएं और जो बाहर से फल इत्यादि सब्जी वगैरह जो आप लाते हैं उसे आप धो करके रख लें। ये पहली बात हो गई।
दूसरी बात जो ये हो गई, जब बाहर से आते हैं तो स्नान करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी जरूरी है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हाई रिस्क कॉन्टैक्ट। जब कभी आप किसी भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं और आप बगैर मास्क के 2 मीटर के नजदीक की दूरी में रहते हैं और कम से कम 15 मिनट के लिए मिलते हैं, तो ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कहलाता है। Okay. अगर कोई, जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर है, वार्ड में कोई पेशेंट भी है, अगर पेशेंट ने भी मास्क पहन रखा और जो डॉक्टर है या जो हेल्थ केयर वर्कर है, हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ है, दोनों ने मास्क पहन रखा है और दोनों में से कोई जो मरीज विशेष तौर पर अगर छींकता और खांसता नहीं है और दोनों के बीच में कांटेक्ट अगर 15 मिनट से कम समय तक के लिए होता है, तो यह लो रिस्क एक्सपोजर कहलाएगा। लो रिस्क और हाई रिस्क एक्सपोजर का ये मतलब हुआ कि अगर हाई रिस्क एक्सपोजर होता है तो वो उसमें जो व्यक्ति एक्सपोज्ड है उसके पॉजिटिव होने की संभावना 10% के आसपास रहती है, यानी लो रिस्क एक्सपोजर में इससे भी कम होता है। इस बात के जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अब हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उस पेशेंट को भी स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, खुद से बेजा डर को भगाना है, ताकि जो व्यक्ति को माइल्ड सिम्टम हो वो तुरंत अपने वो जांच के लिए आगे आए जी, और इस वायरस को और ज्यादा न फैलाए। जी हमारे साथ डॉक्टर गोपाल कृष्ण बोहरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है हमें सोशल मीडिया पर, कौशल जैन पूछ रहे हैं कि सर्जिकल मास्क को वॉश करके फिर से यूज कर सकते हैं क्या, और अगर एक घर में उसे एक घंटे तक उसे घर में यूज किया है, जब मेड काम कर रही है, तो उसके बाद क्या मास्क बदलने की जरूरत है? सर्जिकल मास्क को हम एक बार पहनने के लिए बनाया गया है, उसे बार बार पहनने के लिए या धो के पहनने के लिए नहीं बनाया गया है। तो हम लोग सर्जिकल मास्क को धो के वापस से नहीं काम में ले सकते। हमें ये समझना होगा कि कुछ जो रोकथाम है, किसी भी प्रकार का मास्क वो पहन रहे हैं, वो बिना मास्क पहनने से हर हालत में बेहतर है। लेकिन सर्जिकल मास्क में जो पोर साइज होती है उसको ट्रिपल लेयर बनाया जाता है, जिस तरह से उसको बनाया जाता है, अगर उसको धो दिया जाएगा तो उसकी एफिकेसी रोकने के लिए उतनी नहीं रहेगी। तो सर्जिकल मास्क हम वापस से नहीं पहन सकते। एक बार पहनने के बाद में आदर्श परिस्थितियों में हमें वो मास्क फेंक देना है, उसके लिए हमें उसको वापस टच भी नहीं करना है जब वो इन्फेक्टेड है। मास्क पहनने की भी कई नियम है, उस मास्क को पहनने के बाद में उसकी बाहर की सरफेस को हमें टच नहीं करना है, उसको स्ट्रैप से ही पकड़ते हुए हमें सुरक्षित रूप से डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो एक बार पहनने के बाद में मास्क वापस नहीं पहन सकते, चाहे वो मास्क 15 मिनट पहना हुआ हो, चाहे वो आधा घंटा पहना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास्क को वापस से पहनना ठीक नहीं है। Okay, and also Dr. Bohra, like we heard Prime Minister Narendra Modi's speech, active cases are declining, recovery rate has reached almost 69%, and he also said that we will ensure that the fatality rate goes below 1%. So this is the key. Active cases should decline, recovery rate should increase, and we are doing way better than other nations. The overall case fatality rate in our scenario is hardly 2%, and we have most of the cases are either asymptomatic or mild infections. And as such, I think the key to this is containment, early catching up of the cases, and to contain those cases, contact tracing and surveillance. Right. With these measures, if we catch the cases early, we can significantly reduce the caseload, and as the duration increases, the recovery rate will definitely rise up. At this point of time also, we are at almost 80% recovery in most of the states, and I think with the better containment measures, the recovery rate will even more improve. जी डॉक्टर कंवर सेन, एक सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया पर। प्रीति रोड पूछना चाहते हैं कि माय सन इज हैविंग एलर्जी bronchitis and he has to go for his JEE exam in September. So how can we keep precautions in exam, and how can we identify the originality of N95 mask? See, now the use of N95 mask is now controversial. So it is better to use the triple layer mask. Previously we were taking the N95 mask with the valve system. So now it is controversial. So as far as question of the allergic rhinitis is concerned, it is very safe. If one is using the triple layer mask or having the allergic rhinitis, he or she can appear in the exam
There is no harm. जी And also, Dr. Piyush Ranjan, we get a lot of questions on that Unlock 3 has started and gyms have also opened up. We'll come back to you, but we have a caller with us from Jaisalmer. जी नमस्कार रमेश रमेश जी पूछिए अपना सवाल. सर नमस्कार. जी नमस्कार रमेश जी, अपना सवाल पूछिए आप. सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन भी हट गया, अब बैंक के आगे भी ज्यादा भीड़ हो रही है सर, और बाजार में भी हो रही है, मोबाइल की दुकान पे भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो सर सावधानी तो रहती नहीं है बिल्कुल भी सर. Yeah, Dr. Piyush, basically जी. he's scared that a lot of cases are coming and जी, भीड़ भी बहुत हो रही है. देखिए भीड़ जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कारगर चीज है, जिसके द्वारा कि हम लोग जो है इस वायरल इन्फेक्शन को हम लोग कंटेन कर सके. ऐसा जो अभी रिसेंटली सीडीसी के गाइडलाइन में दिया गया है कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सामने से गुजरता है और दोनों व्यक्ति अगर बातचीत न कर रहे हो, छींक और खांस न कर रहे हो, तो नंबर ऑफ जो वायरस ये पार्टिकल्स जो कि डिसेमिनेट होता है वो 10 से लेकर के 100 तक है. तो ये पर्टिकुलर जो नंबर है वो बहुत ज्यादा पब्लिक हैजार्ड के रूप में इन्फेक्शन को फैलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है. भीड़ हमेशा के लिए एक चिंताजनक बात है. कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो, जैसे कि हम लोग थिएटर में हो या फिर कोई एक आपस में जैसे सिनेमा घर हो, या इस जैसी चीज को पूर्ण तौर पर अवॉइड करें. और जैसा उन्होंने कहा कि ये भीड़ भाड़ वाली बाजार या भीड़ भाड़ वाली जगह, उसे आप जरूर अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक हॉटस्पॉट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है इस वायरस के इन्फेक्शन के लिए. तो उसके लिए उपाय आप मूल तौर पर आप ये कर सकते हैं. दो इंपॉर्टेंट उपाय. जो ज्यादा वर्नेबल ग्रुप है, जैसे कि ओल्डर एज, जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ओबीज लोग हैं, वो लोग जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले समय पर, जैसे बाजार के भी कोई पीक टाइम होते हैं, उस पीक टाइम पर जाने को आप अवॉइड करें. और इसके अलावा जहां तक संभव हो जो लीन टाइम हो उसमें आप आने जाने की कोशिश करें. बिल्कुल. अनलॉक हो रहा है, इसमें आर्थिक गतिविधियां और जो दूसरी गतिविधियां हैं वो शुरू करनी होगी, चालू करनी होगी. वो चालू करते रहें, लेकिन सावधानी और अनलॉक दोनों के बीच में आपको एक संयम बिठाए करके रखना होगा. एक टाइट रोप है जिस पर कि आपको चलना हो. बिल्कुल. तो जो लॉकडाउन से सावधानियां सीखी हैं उनको आगे भी कंटिन्यू रखना है, और इस समय भी कंटिन्यू रखना है आगे भी, और 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, सैनिटाइजर या हाथ धोते रहना है. और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया है. ये जानना चाहते हैं, कुलदीप हैं, ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 वायरस में कोई म्यूटेशन हुआ है क्या? इसने डेवलप कर लिया है सैनिटाइजेशन के अगेंस्ट? क्या कोई म्यूटेशन हुआ है, ये जानना चाहते हैं. डॉक्टर गोपाल कृष्ण, आप बताना चाहेंगे? कोविड-19 और दूसरे जो भी वायरसेज हैं, इनमें लगातार कुछ म्यूटेशंस होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा म्यूटेशन होना जिसमें वो सैनिटाइजर्स उनमें इफेक्टिव नहीं हो, ऐसा नहीं है. ऐसा कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है जिसमें वो सैनिटाइजर्स इफेक्टिव नहीं हो. कई मामूली छोटे छोटे म्यूटेशंस आते रहते हैं जिसकी वजह से उनके कुछ लक्षण भी बदलते रहते हैं और उनके लोगों को इन्फेक्ट करने के हल्का बहुत तरीके में भी परिवर्तन हो सकता है. लेकिन इस तरह का कोई म्यूटेशन आना जिसमें सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता. जी. We also have one more question on social media. Dr. Professor Kavarsen, if you can answer this. He's asking that our maid had gone to village for Rakhi for 3 days, and on her return we have asked her to quarantine for 10 days as we were not sure that she took required precautions or not. Would it be safe to call her for work after 10 days? Any other precaution we have to take? And he's also mentioned that we are senior citizens. See, the maid has come after 10 days. The crucial period for the isolation is 5 to 7 days. So after 10 days, the risks are less. And if she is using the triple layer mask, and she using, they are also using the precaution. The senior citizen, the senior citizen, they are using the triple layer mask, and the maid is using after the triple layer mask, and she has come after 10 days. The chances of spread are less. And also, if there's no history of the fever or the cough or chest pain, then she can perform the household work. There's no harm in that. Okay.
जी बिल्कुल। और एक और सवाल है डॉक्टर पीयूष, आपके पास इस सवाल के लिए आना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर ही एक और सवाल हमारे पास आया है। वो जानना चाहते हैं कि जब नीचे जाते हैं सैर करने के लिए तो अक्सर थक जाते हैं और मास्क लगाकर सैर करते करते सांस चढ़ने लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या सैर कम करनी चाहिए या समय समय पर मास्क उतार सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग ना हो, और जब भीड़ भाड़ वाली लोग हो तो फिर से मास्क पहन ले? देखिए, इसमें फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जैसे घर की छत हो या बालकनी हो, वहां पर आप बैठ करके, कोई जरूरी नहीं है कि आप वो हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज करें या दौड़ें या जॉगिंग करें। आप घर में भी रह करके अपने आप को योगासन हुआ या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हुआ, वह भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां आसपास भीड़ भड़का ज्यादा रह रहा हो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप किसी ऐसे समय सैर करने जाते हैं जबकि आपके आसपास लगभग 2 मीटर की दूरी के बीच में कोई व्यक्ति अगर नहीं रह रहा हो, तो आप बेशक आप उस समय ये मास्क को बीच बीच में आप उतार सकते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि वो उस समय किसी और दूसरे व्यक्ति जो कि आपके आसपास खांसी या छींक नहीं रहा। जैसा डॉक्टर गोपाल ने अभी बताया कि मास्क को पहनने और उतारने की खास विधि होती है, और खासकर जबकि आप ये खांसते या जबकि मास्क आप पहने रहते हैं तो उसके बाहरी सरफेस को बार बार छूने से आपको बचना चाहिए। और इससे अगर आप आदतन अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप जब भी आप आए, तो जब भी आप घर वापस लौटे, तो साथ में आप अपने हाथ को कम से कम 40 सेकंड तक साबुन के साथ जरूर धोएं, ताकि वो जो अगर आपके हाथ में या दूसरी चीजों को छूने की वजह से आपका हाथ अगर संक्रमित हो गया हो तो वो ठीक हो पाए। So you are saying that it's not recommended to go out for a walk, but what about people who are diabetic? I mean, it's very important for them to go out for a morning walk. What do you want to tell them? Going out for morning walk is not contraindicated. What I am saying that I want to make it loud and clear that you should go for all outdoor activities. Yeah, you should go for all outdoor activities which are necessary for you, but definitely you should take precaution. And all the elderly people, diabetic people, and obese people, they should try to refrain themselves from going to a park in which is a bit more crowded than normal or usual. Yes. जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, बिंटी सिंह दिल्ली से। बिंटी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैंने अपनी मेट का एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जिसमें रेंज 52.73 आया है, और उसके घर पे मैंने क्वारंटाइन किया है। अब मैं उसको अपॉइंट कर सकती हूँ? मुझे नहीं समझ आई कि एंटीबॉडी में ये पॉजिटिव है कि क्या है। जी डॉक्टर कंवर, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, 52 it is whether it is because the antibody test is positive 52, and she must be quarantined for at least 10 days. 10 days she should be quarantined, because the antibody test 52 means that she is positive. So after the 52, after the 10 days, she can be called for the household work. Okay. तो इनको इसके बाद दोबारा टेस्ट करवाना होगा? जी, दोबारा टेस्ट कराना होगा। After 10 days of the quarantine, she should get the repeat test, antibody test done. If it is negative or positive, it will come out. If it is negative, then one can be called for the maid can be called for the household work. जी, Dr. Bora, you want to add anything to it? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। एंटीबॉडी टेस्ट प्राइमरीली सर्विलेंस पर्पजेस के लिए है। एंटीबॉडी टेस्ट से डायग्नोसिस करना के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये कम्युनिटी सर्विलेंस, लोड ऑफ डिजीज, इसको देखने के लिए प्राइमरीली बनाया गया था। तो एंटीबॉडी टेस्ट के पॉजिटिव आने से सिर्फ ये पता चलता है कि she had this exposure at some time, so we cannot say that she is infected at present or not. So antibody test अभी पॉजिटिव आया, वापस उसको कराने से कोई हमें एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें जो अभी स्टेट गाइडलाइंस है उसी पे जाना पड़ेगा। एंटीबॉडी टेस्ट हमें एडिशनली कोई बेनिफिट नहीं देगा। अगर मेड के कोई सिम्टम्स हैं तो उन सिम्टम्स के लिए हम लोग उसका टेस्ट करा सकते हैं, जो कि हम RT-PCR या एंटीजन टेस्ट जो कराएं, बट एंटीबॉडी टेस्ट का इस पर्टिकुलर केस रिलेवेंस नहीं है। Yeah, Dr. Piyush also wanted to say something. Yeah, go on, Dr. Piyush.
देखिए यहाँ यह बात समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे पास अभी 3 तरह के टेस्ट हैं। एक RT-PCR टेस्ट जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब यह सबसे ज्यादा मानक है और इसी के आधार पे हम बाकी टेस्ट को देखते हैं। नंबर 2 हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR की तुलना में 100% स्पेसिफिक है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव मान करके उसका इलाज करना और 50% सेंसिटिव है। यानी कि अगर कोई निगेटिव है तो इस बात की संभावना 50-50% रहती है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। और अगर उसमें जैसे डॉक्टर गोपाल ने कहा अगर सिम्टम है और हाई प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि उसमें रोग के लक्षण है तो उसे RT-PCR के लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए। यही चीज जो है वो ये जो टीवी नेट टेस्ट जो है जो कि हम लोग ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट है उसके साथ है जिसमें 70% सेंसिटिविटी है और 100% स्पेसिफिसिटी है। रही बात जो मेड के रिगार्डिंग है उसमें यह बात समझने की जरूरत है कि अगर सिम्टम ना हो तो बेवजह पैनिकी ना हो और किसी भी दूसरे आदमी को अनएम्प्लॉय बिल्कुल भी ना करें। यह मेरी विनती होगी। और जब कभी भी कोई भी हाउस हेल्प अगर हमारी आती है या फिर हमारे साथ कोई दूसरा स्टाफ है चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या ना हो, वो जो जनरल प्रिकॉशन है जो कि आपके मास्क पहनने की है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मेड भी अगर है और अगर वो जब आप ये ध्यान रखें अगर घर में बुजुर्ग है तो वो कम से कम वो उस बुजुर्ग की तुलना में जो है किससे जब भी उसका इंटरेक्शन हो तो कम से कम 2 मीटर की दूरी पर हो और ऐसी चीजें की जा सकती जबकि वो लोग बात भी करें तो दूर रह करके बात करें ताकि जो वायरस का जो एक्सपोजर है वो कम रहे। अब इस बात से एम्प्लॉय करने ना एम्प्लॉय करने की बात से हमें आगे निकलना चाहिए और जो 3 मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और वेयरिंग द मास्क, इन तीनों पर जोर दे तो ये सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा कारगर रहेगा। बिल्कुल और तीनों डॉक्टर्स ने बहुत ही तरीके से और बहुत ही डिटेल में इस सवाल का आंसर दिया है और बहुत से लोगों के जहन में इस तरह के सवाल आते रहते हैं अभिषेक और शायद आज बहुत क्लैरिटी उनको हो गई होगी इन डॉक्टर्स के वही सही कहा उन्होंने। RT-PCR is still the gold standard. If you have symptoms, you should go for the RT-PCR test. जी, एक और सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं फेसबुक के जरिए, इन्होंने सवाल पूछा है कि कल बारिश हो रही थी और वो अपनी कार वॉश कर रहे थे। आज उनके थ्रोट में थोड़ा पेन है एंड ही इज टेकिंग वाइजलैक कैप्सूल। इज इट सफिशिएंट? डॉक्टर गोपाल कृष्ण, आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि थ्रोट में अगर उनके पेन है वो सिम्टोमेटिक है तो उन्हें इसके लिए टेस्टिंग करा देनी चाहिए। वाइजलैक टैबलेट का इस बीमारी से या सोर थ्रोट से या थ्रोट पेन से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी एक जनरल सभी लोगों से गुजारिश है कि बिना डॉक्टर की चिकित्सक की सलाह के इस तरह के इलाज इस समय में विशेष तौर पे वो ना लें। तो उन्हें दिखा देना चाहिए अपने निकटतम हॉस्पिटल में और वहां पे जाके इलाज लेना चाहिए और अगर जरूरत होगी तो टेस्टिंग भी करें। ओके, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम गुजरात नाउ। सुनीता इज कॉलिंग। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ओ आवाज कम कर। हाँ सर, वो मेरे ना नाक से पानी अंदर के अंदर ही सर्दी है मई महीने से। हेलो जी, एक बार अपना सवाल पूरा कर दीजिए। हाँ सर, मेरे नाक से अंदर से पानी आता है, 3 महीना हो गया और बहुत सर्दी और 5 तारीख से बहुत सर्दी बढ़ गई एकदम। तो आपको क्या बुखार या किसी तरह का कुछ और भी सिम्टम है? नहीं नहीं, बुखार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाक से पानी आ रहा है। हाँ जी, डॉक्टर पीयूष, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो ये इन्होंने 2 बातें बताई कि इन्हें ये नाक से पानी आने की जो समस्या है वो मई महीने से है और ये लगातार ये हो रहा है। तो इतने लंबे समय से ये कोरोना का लक्षण हो, सिर्फ नाक से पानी आना, ऐसा लगता नहीं है। तो इनको प्रोबेबली एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत होगी। वो डॉक्टर की सलाह के बाद, उचित सलाह के बाद जो है वो एंटीहिस्टामिनिक टेबलेट जो है वो ले सकती हैं और साथ ही साथ वो जो जिस चीज से उन्हें एलर्जी हो उस चीज को अवॉइड कर सकती हैं और जो प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो बताई जाती हैं वो रेगुलरली करें तो इससे उन्हें फायदा होगा। ये कोरोना के लक्षण नहीं लगते हैं। Okay, hope we answered your question. There is one more question on social media. Facebook, Kunal Chauhan is asking, I'm going to office since the past few months and have been following proper distancing and sanitization, including time to time hand wash in the office. But since yesterday, I'm feeling a bit feverish and weak. Temperature is between 97.8 to 98.3. Throat is also a bit harsh. What should I do? Dr. Kanwar Sen. Yes, the throat is harsh and fever is 98.7. 97.8 to 98.3. So fever is not so much to indicate that he is suffering from the coronavirus.
The throat harshness of throat is not always because of the coronavirus, and he is going to the office, but at the benefit of doubt, one can go for the antigen antibody test. Okay. जी, तो So टेस्ट करवा लेना हाँ, ही बेहतर right. रहेगा इस सिचुएशन में। Right. जी, डॉक्टर कंवर सेन, आपके लिए डायरेक्टेड ये क्वेश्चन लग रहा है। ये अशोक शर्मा जी पूछ रहे हैं, 65 years के हैं, having controlled angina and controlled diabetes since 4-5 months. I'm listening some sound like pressure cooker whistling in my ears. What should I do? Please reply in Hindi, इन्होंने लिखा है। ये टिनिटस की प्रॉब्लम है, टिनिटस बोलते हैं इसको, और जी। इसका पहली बात तो कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोरोना। एंड 65 इयर्स में ये कुछ लोगों को टिनिटस की प्रॉब्लम होती है और डायबिटीज भी है इनको, तो इसके लिए अलग दवाई आती है। अपना एक तो ये टेस्ट कराएं, ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएं, हियरिंग टेस्ट, और अगर हियरिंग लॉस है तो हियरिंग लॉस कैन रिजल्ट इनटू दी टिनिटस इन पर्टिकुलर ईयर। उस कान में टिनिटस हो सकता है डायबिटीज की वजह से। और दूसरा, अगर शुगर कंट्रोल है भी तो भी ये टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अपना बगल कहीं ENT स्पेशलिस्ट को दिखाकर अपना हियरिंग टेस्ट कराएं, और अब बहुत अच्छी दवाई आ गई है टिनिटस को कंट्रोल करने के लिए, वो ले लें तो ये ठीक हो सकते हैं बिल्कुल। Okay. We have a caller with us. Narayan is calling from MP. जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। जी, मैं नारायण पटेल बोल रहा हूँ MP कटनी से। सर, मेरी एज 35 इयर्स है। सर, एक हफ्ते से मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है और हरारत आती है और सिर में भी दर्द होता है। जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण, आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है ये हाथ पैर में दर्द और सर में दर्द बहुत ही एक नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है। कोरोना के अंदर भी हमें थकान, दर्द, बुखार ये सब मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाथ पैर में दर्द और सर दर्द होना ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है, जो कई तरह की बीमारियों के अंदर देखे जा सकते हैं। तो सामान्यतया इनके लिए अगर उन्हें लगता है तो उन्हें अपने निकटतम अस्पताल में दिखाना चाहिए, बट खाली इन 2 सिम्टम्स के आधार पे कोरोना के लिए कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कोरोना के अलावा भी कई सारी बीमारियां और कई सारे निदान हैं जिनमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। And also, Dr. Piyush, the kind of questions that we are getting on Facebook and Twitter, and also the callers that we are getting, you mentioned about the stigma. I mean, people are scared even if they get normal cough and cold. What do you want to tell them? Even if they suffer from COVID, they don't need to worry about it? Yeah, definitely. I mean, there are two important things. In most of the, as we have seen, about 80% of the patients of COVID-19 infection, they are completely asymptomatic or pre-symptomatic. Yeah. So the symptoms are too mild that they are easily ignored. Number one. So they do not need to worry even a bit about it. So only those persons who are in the high risk group, like elderly, more than 65, diabetic, hypertensive and obese people, they need to take precaution. They need to take precaution so as they can avoid the infection. And regarding the stigma, it is very important that because of the stigma, the people who are with the milder symptoms, the people who are COVID-19 infected, they tend to hide their symptoms. So this is the main reason of concern for all of us. थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार है, लोग एक पैरासीटामोल या दूसरी गोली खा करके जो है वो अपने काम को जारी रखते हैं और अपना जांच नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर इसके बाद होगा तो वो उन्हें आइसोलेट कर दिए जाएंगे, लोग उन्हें स्टिग्मेटाइज कर दिए जाएंगे। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आसपास में रहने वाले लोगों को, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करें ताकि वो हम लोग इस वायरस को जल्द से जल्द कंटेन कर सके। जी, और एक सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया पे, शशिराज पूछ रहे हैं, डॉक्टर कंवर आपके पास इसके जवाब के लिए आना चाहूंगा कि वो he has often suffered from fever, most of the times it is typhoid in last year.
I suffered from fever for more than 4 months, and in which 3 times it is typhoid. It also took very long time to recover. I work in customer center organization, so I have a few concerns regarding seriousness of risk if infected. Any special preventive measure suggestions for him? Because there's a history of recurrent fever because of the typhoid, the immunity must be very low. In such cases, immunity must be very low. So like the persons who are having the low immunity, they are more prone to get the infection. So with the low immunity, the chances that he might contract the infection very easily, including the coronavirus. So he should consult the physician. Dr. Ranjan will be able to answer this better. Dr. Piyush? इन्हें देखिए बार बार लंबे समय से बुखार हो सकता है और बार बार टाइफाइड के टेस्ट जो है टाइफी.इन का या विडाल इनका पॉजिटिव आ रहा है। तो एक अध्ययन में ऐसा देखा गया है कि इनमें ऐसे मरीज जिनमें कि थोड़े थोड़े समय पर बार बार बुखार आ जाता है और विडाल और उनका या टाइफी बार बार पॉजिटिव, इसे हम लोग ये क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस और दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नंबर 1 ये बात होती। नंबर 2, अगर बुखार बार बार लंबे समय से ये हो रहा है तो उसमें नॉन इन्फेक्टिव नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसे कहते हैं, जिसमें कि ल्यूपस और दूसरे डिजीज जो हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज जो हो सकते हैं, वो हो सकता है। तो मेरी उनसे ये सलाह होगी कि वो अपने नजदीक के किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास जाएं और अपना थोड़ा चेकअप कराएं। और सिर्फ कोरोना या दूसरे इन्फेक्टिव इलनेस जो कि जैसा कि सोच रहे हैं, वैसा जैसा कि सर ने भी कहा है, ऐसा बिल्कुल संभव ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि कोरोना में लंबे समय तक जो बुखार अकेला हो सकता है, लेकिन बुखार के साथ 1 सप्ताह के बाद दूसरे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट भी जरूर देखे जाते हैं। Okay, Tejinder, there is one more question on social media. Saurav Verma Kayast is asking, can COVID-19 spread from sanitized hand of a COVID-19 positive patient to another whose hands are not sanitized while handshaking? So this is the question from Saurav Verma on Facebook. Dr. Gopal Krishna Bohra, if you can answer this. If a person is COVID positive, then whenever he sneezes, coughs, or even while taking normal breathing, his hands may be infected with coronavirus. And if his sanitization is not proper, we are just saying that they must sanitize, but the sanitization, proper sanitization requires following up of the proper method of sanitizing the hand first, and secondly doing it for proper time, that is at least 40 seconds. So one of the things is, even then after shaking the hand, the virus may be transmitted from infected hand to the second person. So there is every possibility that the hands of a person who is COVID positive may be harboring the virus, and this virus may get transmitted to other person while handshaking. So this is a real possibility. Right, and avoid handshaking not only with COVID positive patient but with anyone. बिल्कुल, और 2 गज की दूरी का सब ध्यान रखें, वो बेहद अहम है और बार बार ये बात कही जा रही है। आज भी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बात कही कि 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जो कुछ हमने लॉकडाउन में सीखा है उसको निरंतर आगे भी इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर पीयूष, एक सवाल हमारे पास आया है। अंशुल व्यास ये जानना चाहते हैं, can an asymptomatic patient become symptomatic in future? Need more clarity between asymptomatic and symptomatic. देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। एक व्यक्ति ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, प्री सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, सीवियरली सिम्प्टोमेटिक, ये इन ड्यू कोर्स ऑफ इलनेस ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो कितने समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, इसकी भी टाइम लाइन होते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि अगर हम मोटे तौर पर कहें तो शुरुआती 1 सप्ताह में जो नेचुरल कोर्स रहता है तो ये वायरस अपर एयरवे में रहता है, यानी कि माइल्ड से आपको जो है वो सर्दी खांसी जो और ये सारा चीज रह सकता है। और अगले सप्ताह में ऐसा देखा गया है कि ये जो वायरस जो है वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा ये जाता है। तो ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट ने जो नेचुरल कोर्स है शुरुआती समय में हल्की सर्दी खांसी बुखार लो ग्रेड सिम्टम के साथ हुआ,
और जो प्रॉपर केयर ना लिया गया तो एक बहुत कम प्रोपोर्शन के केस में जो है 8वें दिन फिर से सिम्टम ज्यादा होता है, ज्यादा फीवर होता है और उसके बाद वो फेफड़ों तक चला जाता है। और फिर उसके एक सप्ताह और के बाद जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जो कि 10 से लेकर के 14 दिन के बाद ऐसा ये आ सकता है, तब और ज्यादा उसमें ये हो सकती है। तो रही बात आपके एसिम्टोमेटिक पेशेंट के सिम्टोमेटिक होने पर, तो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस जो है वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है जो शुरुआती में है वो सिम्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही माइल्ड केस में होता है। जो मैं आपको ये कोर्स बता रहा हूँ वो यह कोर्स जो है लेस देन 5 to 10% केसेस में ही ऐसा होता है। नंबर 1 ये बात हो। एसिम्टोमेटिक पेशेंट या माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट भी जो है वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या ना हो, उसे जो 3 जो मूल मंत्र है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये अगले 6-8 महीने तक इसे आप एक न्यू नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट करें। ये आपके जीवन और दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो कि ब्रांडेड हो, जिनको जो कि डायग्नोज्ड हो कोविड पॉजिटिव के लिए। Right, in short, like Prime Minister Narendra Modi says, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. So we'll have to wind up here. We are running short of time. Professor Kanwar Sen, Dr. Piyush Ranjan and also Dr. Gopal Krishna Bora, thank you so much for coming on our show. Thank you so much. बिल्कुल, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने सवाल हमें फ़ोन के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भेजे, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें कि कल इसी समय यानी कि 2 बजे एक बार फिर से आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप फ़ोन करके या सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल होगा जो आपके इन सवालों के जवाब देंगे। And Tejinder, a few takeaways. Most of the patients are asymptomatic and home isolation for them is very, very important. And don't shake hands, wash your hands, and like I said, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. Hope we answered all your questions and we'll come back tomorrow again at the same time. That's all we have in Dr. Speak. Stay tuned for more news and updates. Namaskar. नमस्कार.